आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के लिए 150 प्रश्नों वाली वीडियो का 7वां भाग लेके आ रहे हैं। ये वीडियो आपके किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसको टेस्ट के रूप में लेना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी अभिषेक वर्मा किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे आपके 4 विकल्प है। आपको अपना उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभिषेक वर्मा का संबंध है शूटिंग से। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताते रहें। आगे है कि यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया है और आपको इस विकल्प में से उस अनुक्रम को फॉलो करवाना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 3 ऑप्शन है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, लेकिन जो अब्राहम लिंकन है इनका संबंध मतलब कि ये वहाँ के पहले प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे इनका जो भरा जाएगा नाम मतलब कि इसका विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय रुपए में एक चीनी युआन का मूल्य लगभग कितना होता है। मतलब कि $1 में पता है आपको कि लगभग 70 रुपए के आसपास होता है, हालांकि ये कम बेसी होता रहता है। लेकिन उसी तरह बताइए कि ₹1 में एक चीनी युआन में कितना रुपए होगा। लगभग 10 रुपए, लगभग 10 रुपए। अगला है कि किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है। कौन सी अपक्रिया होती है, तो ये होती है रासायनिक अपक्रिया। अगर कोई चालक द्रव है मतलब कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पे होता है रासायनिक अभिक्रिया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा लोचदार है। लोचदार तो ये है स्टील, सही उत्तर होगा स्टील। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। आसान क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो आपने सुना होगा पीबीसी का नाम, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरल धातु है, मतलब धातु भी हो और तरल भी हो। वैसे आप देखेंगे तो कोई भी धातु लगभग 90% धातु तरल नहीं होती है, लेकिन ये ऐसी धातु है जो कि धातु है और तरल होता है रूम टेम्परेचर पर। यह है पारा, जिसको हम मरकरी भी बोलते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए, अगर एसी को कह रहा है डीसी में बदलने के लिए, अगर हाई एसी को लो एसी में बदलना हो तो इसको हम ट्रांसफार्मर से यूज करेंगे, लेकिन अगर एसी को डीसी में बदलना हो तो रेक्टिफायर का यूज होता है। कौन सा अनुपात किए गए कार्य को अभिव्यक्त करता है, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, यही आपको बताना है। अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ABCD होता है कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो टाइफाइड होता है जीवाणु के कारण। अगला है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो ये हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण मिर्च हमारे मुख में जलन उत्पन्न करती है। मिर्च में ऐसा क्या होता है कि वो इतना जलन उत्पन्न करता है, तो मिर्च में होता है कैप्साइसिन। कैप्साइसिन होता है जो कि जलन के लिए जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। जो नाखून होता है उसमें पाया जाता है। अगर उसकी कमी हो जाएगी तो आपके नाखून फटने लगते हैं, नाखून टूटने लगता है, तो ये होता है केराटिन। केराटिन ये नाखून में पाया जाता है। अगला है कि किस महिला क्रिकेट को विजडन अल्कमैन की लीडिंग महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है।
तो ये है स्मृति मंधाना। आगे बढ़े तो अगला है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये पुस्तक किसने लिखी है? एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो इस पे एक मूवी भी बन चुकी है और ये बुक लिखी गई थी संजय बारू के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि किस शहर में भारत के पहले वोटर पार्क का उद्घाटन किया गया? वोटर के लिए दिवस मनाते हैं हम हर साल 25 जनवरी को, तो आपको बताना है कि वोटर पार्क कहाँ बना है। ये बना हरियाणा में, और हरियाणा में कहाँ? गुरुग्राम में। अगला है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ये आपको बताना था, तो ये है मुंबई में। अगला कि सार्क का फुल फॉर्म बताइए। सार्क, इस सार्क का, तो इसका फुल फॉर्म होता है एस से साउथ, ए से एशियन, फिर ए से एसोसिएशन, और उसके बाद आरसी से होता है रीजनल कारपोरेशन, यानी कि आपका विकल्प नंबर सेकंड वाला सही होगा। रीजनल कारपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कारपोरेशन। अगला है कि भारत के अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार से कटकर बना था ये, लेकिन किस साल? ये बना था सन 2000 में। रांची है इसकी कैपिटल। अगला है कि भारत की न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? न्यायिक प्रणाली पूछा गया है, तो यहां पे है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। अगला है कि गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में क्या मिलाया जाता है? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें मिलाया जाता है एथन इथियोल। एथन इथियोल। अगला है कि 20 हर्ट्ज से नीचे वाले आवाज की आवृत्ति को क्या कहेंगे? देखिए, जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हम सुपरसोनिक कहते हैं, लेकिन 20 हर्ट्ज से कम की आवाज़ को, जिसको मनुष्य नहीं सुन पाएगा, तो इसे कहते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक। मनुष्य सुन सकता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को। अगला है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए, इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन, जैसे कि किसका आविष्कार कौन किया, या फिर ढेर सारी वीडियो ऐप पर ऑलरेडी अपलोड है, आप ऐप पर जाकर उसे देख सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ये किया गया था रोजेंटन के द्वारा। रोएंजनटन के द्वारा। किस देश ने भारत के अधिमान्य व्यापार की स्थिति को सामान्यीकृत प्रणाली वरीयता यानी कि जीएसपी को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि करीब करीब 5-6 महीने पहले का है, और ये किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। अगला है कि प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? ये मस्तिष्क से संबंधित है और मस्तिष्क के ललाट भाग से संबंधित होता है। आगे बढ़े। अगला है कि बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी के बुलबुले में, तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब उसके परावर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और अब देखेंगे कि हीरा भी चमकता है, तो ये जो बुलबुले में चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। अगला है कि मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन सबसे पहले भारत आए? सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया, जो कि एक था पुर्तगाली। कब आया? 1498 में। अगला है कि हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? ऊपर जाता है। अगर उसमें हीलियम भरा रहेगा तो ये आप उसे छोड़ेंगे तो ऊपर जाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा होता है? क्रस्ट में आपको बताना है। तो पृथ्वी की क्रस्ट में होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि O2।
अगला क्वेश्चन है कि मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। जो मकड़ियाँ होती हैं, जैसे इनकी प्रजाति होती है मोलास्का, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, तो इसमें से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। आप अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। यह एक वीडियो एक टेस्ट के रूप में है, अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे इसे तभी आपको फायदा ज़्यादा होगा। अगर आप ऐसे देख के छोड़ देंगे तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगला है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। ये करंट का क्वेश्चन हो गया और जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय राजनाथ सिंह है। इनका लोकसभा का क्षेत्र है लखनऊ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा दूध को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। दूध जल्दी खराब हो जाता है, देखेंगे आप कि 24 घंटे में खराब होने लगता है अगर आप उसे गर्म करके नहीं रखेंगे तो गर्म करके रखने पर 1-2 दिन रह जाएगा, लेकिन अगर हम पाश्चुरीकरण की क्रिया अपनाएं तो ये कई दिनों तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगला है कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इनमें से आपको बताना है। तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत होती है कोरोना किरीट। अगला है कि सुनामी का कारण क्या है। सुनामी जब आता है समुद्र में तो कई कारणों से आता है देखा जाए तो, लेकिन मेन कारण क्या है उसका? मेन कारण है भूकंप। अगला है कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स भारत के किस राज्य में स्थित है। टिहरी से आपको पता हो जाना चाहिए, ये है उत्तराखंड में। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं इसे जरूर लाइक कर दें, और अगर आप वो वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ से फ़ायदा ये होगा कि आप कम समय में इसे दोबारा और तिबारा पढ़ पाएंगे। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं रहता है, अगर आप उसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है। अमरनाथ यात्रा के बारे में आपने सुना होगा, आसान क्वेश्चन है। यह है जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बारे में हर साल यात्रा भी होती है। तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये मनाया जाता है अप्रैल में, और अगर इतना बता दिया गया तो आपका सही उत्तर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। अगला क्वेश्चन है कि टार्टरिक एसिड किससे मिलता है। टार्टरिक एसिड, तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। तो ये मिलता है अंगूर से, टार्टरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है कि जिसको हम जर्मन सिल्वर बोलते हैं यानी कि रजत, यह एक मिश्र धातु होता है। आपको बताना है कि किसका किसका और किसका। जर्मन सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे जिंक तो जरूर होगा, तो अगर इस तरह आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जर्मन सिल्वर की बात की गई है यानी कि जिंक के साथ कोबाल्ट भी होगा, और जिंक के साथ कोबाल्ट वाला जिंक के साथ निकेल होगा, तो जिंक के साथ निकेल वाला बस एक ही ऑप्शन है, ये वाला। यानी कि जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर, जिंक और निकेल। अगला है कि भारत के किस शहर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। जैसे कि इस समय भारत में 18 रेलवे जोन है, तो 2 रेलवे जोन है मुंबई में। अगला है कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2019 में पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है जो भारत में हो। तो ये है उत्तर प्रदेश का और ये है कानपुर। ये बसता है गंगा नदी के किनारे। अगला है कि ऑन्कोलॉजी किस रोग से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी, किस रोग की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ये होता है कैंसर। आगे बढ़े उससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है कि महावीर को किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। जैसे भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में हुआ था, उसी तरह महावीर को हुआ था पावापुरी में। अगला है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया।
अगर भारत पर आक्रमण की या फिर भारत में मुसलमानों के राज को आप देखेंगे तो सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। कब? यह है 712 ईस्वी में। अगला है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? नटराज की कांस्य मूर्ति आपने देखा होगा फिगर में, तो यह है चोल वंश से, चोल वंश से। अगला है कि अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खान और थानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? तो ये लोग रहते थे अकबर के दरबार में, मुगल शासक था। अगला है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? मतलब कि अगर आप इन सबका टाइम पीरियड पता होगा आपको, जैसे कि 1556 से 1605, 1605 से 1627, 1627 से 1657 और 1657 या 58 से आगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, तो ये थी अकबर की समकालीन। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो यह है राष्ट्रकूट वंश से। अगला क्वेश्चन है किसके काल को मुगल काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए चित्रकला कहा गया है, वास्तुकला से इसको कंफ्यूज मत करिए। वास्तुकला का होगा तो शाहजहां, लेकिन चित्रकला का मतलब कि जहांगीर, जो कि रूल किया 1605 से 1627 तक। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया? तो ये पारित किया गया था कांग्रेस के द्वारा। कब? ये आपको बताना है। तो ये पारित किया गया 1927 में। देखिए हुआ क्या था कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है और 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई, ए.ओ. ह्यूम के अध्यक्षता में, मतलब हेड थे उसके, ए.ओ. ह्यूम नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। तो उस समय जो हमारा वायसराय था उसका नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है, हार्ड क्वेश्चन है, ढेर सारे लोगों को नहीं पता है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन नाम था इसका। तो जब लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड पे ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में ही स्थापना कर दी, तो आखिर 1927 में, यानी कि आप देखेंगे कि लगभग 40 साल के बाद कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। तो इसके पहले होता क्या था? तो इससे पहले 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस ने कोई बड़ा रुख अख्तियार नहीं किया। केवल कोई भी परेशानी होने पे अंग्रेजों को नोटिस दी जाती थी और अंग्रेज नोटिस एक्सेप्ट करके बाद में उसे कूड़ेदान में डाल देते थे। जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। तो इसके बाद कांग्रेस एक तरह से एक्शन में आई और इसने एक तरह से आधा स्वतंत्रता की बात की। बाद में करते करते पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1927 में रखा गया। अगला है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत छोड़ो की मांग कब की गई थी? यहाँ पे आपके विकल्प है अगस्त 1942, जुलाई 1942, जनवरी 1942 और अक्टूबर 1942। अगर आपको डेट बताएं तो ये था 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। गांधी जी ने इसी में कहा था कि करो या मरो, करो या फिर मरो। अगला है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये वकालत करने चले गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां से ये भारत कब आए ये आपसे पूछा गया है। ये लौटे सन 1915 में। 1917 में सबसे पहले इन्होंने चंपारण में एक स्ट्राइक को मतलब स्ट्राइक में शामिल हुए। चंपारण में ये जो नील खेतिहरों के सपोर्ट में था। तो कई बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का पहला स्ट्राइक कहाँ था, तो ये था बिहार के चंपारण में। अगला है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत के बाद 1 से 2 सालों में खानवा का युद्ध भी हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध भी 76 में हुआ। लेकिन आपका सही उत्तर है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में।
अगला है कि पित्तरस यानी कि बाइल जूस को स्रावित करता है। कहने का मतलब ये है कि बाइल जूस कहाँ से निकलता है, किसके द्वारा निकलता है, यह बताइए। ऑप्शन है यकृत, फेफड़ा, हृदय या फिर अग्नाशय। 5 सेकेंड लीजिए और अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। सही उत्तर है यकृत, यकृत। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो, ये कहा गया था किसके द्वारा। ये एक टैगलाइन भी है, तो ये किसकी टैगलाइन है ये भी आप बता सकते हैं, या फिर किसने कहा था ये आप बता सकते हैं। देखिए इनका नाम, बचपन का नाम था मूल शंकर, हालांकि इनका असली नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती संस्थापक हैं आर्य समाज के, आर्य समाज के। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई और इन्हीं की टैगलाइन थी गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौट चलो। यहाँ पे देखेंगे कि जो छोटे छोटे आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं ये कई बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो 1 से 2 बार देखना होगा। अगला है कि निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्व भारत से है। पूर्व भारत, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे आपका उत्तर छुपा है। भारत के पूर्वी हिस्से में तो कथकली, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम ये सब दक्षिणी भारत के हैं। सही उत्तर होगा मणिपुरी, मणिपुरी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, वहां जाकर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया। काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था, इसमें एक लूट की गई थी बंदूकों की, तो इसके मामले में किसको फांसी पे चढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है, यहाँ पे जो भी विकल्प दिए गए हैं सभी स्वतंत्रता सेनानी है, और यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल को इनमें से काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पे चढ़ाया गया। अगला है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई। आपको बता दें कि इसके टाइम पीरियड पे एक बार जनसंख्या की काउंटिंग शुरू की गई थी और ये था 1872। अब आप बता सकते हैं, तो ये है लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, इसकी हत्या कर दी गई इसके टाइम पीरियड पे ही। अगला है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन ई वाला। देखिए विटामिन ए से लेकर के ए, बी, सी, डी, ई और के, इन्हीं से प्राय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स और ई की कमी से प्रजनन रिलेटेड रोग होते हैं, प्रजनन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ये होता है टेकोफेराल, टेकोफेराल या कई जगह टोकोफेराल आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई। वीडियो के पहले क्वेश्चन में हमने आपको अच्छे तरीके से बताया है कि 1885 में स्थापना की गई थी। अब आपको बताना है किसके द्वारा। ये था A.O. ह्यूम। ये कहाँ से थे, क्या आप बता पाएंगे। देखिए ये ब्रिटेन से तो थे नहीं, ये यूरोपीय थे। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसके लेखक कौन है। सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार, चाहे मेरा अनुभव, सत्य के साथ मेरा अनुभव, इसके लेखक कौन है। वैसे हिंदी में नहीं है ये, इसका जो टाइटल है इंग्लिश में ही है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो कि 1915 में भारत आए दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में उन्होंने चंपारण में स्ट्राइक को संबोधित किया, 18 में गुजरात के खेड़ा में, और इसके बाद ये 1920 में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाए जो कि 1922 तक चला, जो कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के बाद स्थगित करना पड़ा जिसको। अगला है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त, ये गवर्नर जनरल और वायसराय वाले क्वेश्चन है, इसलिए हमने वायसराय की स्पेशल वीडियो एक अपलोड किया है। अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं तो उसे देख पाएंगे। तो ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये था अस्थायी बंदोबस्त को लागू करने वाला वायसराय। अगला है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। ये किया गया था वीर सावरकर के द्वारा। इनका संबंध महाराष्ट्र से है।
अगला है कि सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार, देखिए अयस्क या फिर खनिज मतलब होता है कि कोई भी पदार्थ जिस रूप में हमको धरती के अंदर से मिलता है उसको हम अयस्क बोलते हैं या फिर खनिज बोलते हैं। तो सिनेबार किसका अयस्क है ये आपको बताना है। यह है पारा का। पारा मतलब कि मरकरी। मरकरी क्या है, धातु है या धातु है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए चूंकि ये रूम टेम्परेचर पे मतलब कि 24 से 30 डिग्री के सेंटीग्रेड पे ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, लेकिन यह है एक धातु। अगला है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ये आप कमेंट करके बताएं। लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय विज्ञान का नारा किसने दिया, कमेंट करके बताएं। प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कौन सी नहर है जो कि प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? यह है पनामा। पनामा। अगला है कि भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन था? किसान आंदोलन मतलब कि किसानों के सपोर्ट में किया गया। इससे पहले आंदोलन हुए थे, जैसे कि बंगाल विभाजन भी हुआ 1905 में, उस समय भी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन उस समय हुआ, लेकिन ये था चंपारण जो कि 1917 में हुआ बिहार के चंपारण में, और ये था किसान आंदोलन। अगला है कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? सबसे कम आयु के, तो इनका नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। अगला है कि भारत में डाक व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या फिर वायसराय को दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड में अपना उत्तर कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे ये मिलता है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में डाक व्यवस्था को शुरू किया था। अगला है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? इनमें से यह है नालंदा। नालंदा, जहां पे पहले बौद्ध धर्म की पढ़ाई होती थी। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध था, तो यह है चोल। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। अकबर के टाइम पीरियड पे, अकबर का अगर टाइम पीरियड देखें तो यह है 1556 से लेकर के 1605 तक। इसका बेटा था जहांगीर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर के टाइम पीरियड का चित्रकार कौन है इनमें से। तो ये था दसवंत। दसवंत। अगला क्वेश्चन है कि वह नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए नृत्य होते हैं वो शास्त्रीय, जैसे कि अगर आप कुचिपुड़ी को देखें या फिर कथक को देखें तो ये शास्त्रीय के तहत आते हैं। लेकिन अगर यार बात करें हम गरबा की, तो गरबा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। गरबा कहाँ होता है? ये होता है गुजरात में। बिहू कहाँ पे होता है? अभी 1-2 दिन पहले मनाया गया है। कमेंट करके बताइए ये किस स्टेट का एक लोक नृत्य है, बिहू। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? कब बना यूएन? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बनाया गया था 1945 में, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। अगला है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया? ये था 93वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 368 के तहत। 368 के तहत। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अनुपस्थिति रहने पर लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ये किया जाता है लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा। कई बार ये देखा जाता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो उस समय कोई भी वरिष्ठ नागरिक इसकी अध्यक्षता कर सकता है। अगला है कि प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखा जा सकता है कितने दिनों तक?
बेहद सिंपल क्वेश्चन है और आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना चाहिए सभी लोगों को। जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे बाद में, वो भी अपना उत्तर कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। ये 6 महीने तक आप लगा सकते हैं, उसके बाद आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति, हमेशा और हमेशा लोकसभा के प्रति। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री लोकसभा से भी आ सकते हैं और राज्यसभा से भी, लेकिन जो मंत्रिमंडल होगा ये हमेशा उत्तरदायी होगा, मतलब उत्तर देना इसको जरूरी होगा लोकसभा को। लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। बात करें अगर हम राज्यसभा की, तो इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं होता है। राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं। इसमें जो व्यक्ति मनोनीत या फिर निर्वाचित होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 6 साल का। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? यह है मीर ए साहिब फातिमा। उच्चतम न्यायालय की बात की गई है। अगर यही उच्च न्यायालय की बात की गई होती तब, उच्च न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में थी लीला सेठ और उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी। और यहाँ पे कई क्वेश्चन इस तरह घुमा घुमा के आपसे पूछे जाते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 8वीं अनुसूची के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसका संबंध किससे है? इन विकल्पों को पढ़िए और अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। तो संविधान में जो भाषाओं का संकलन है, कि मतलब कौन कौन भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये बताया गया है 8वीं अनुसूची में। अगला है कि राज्यों के राज्यपाल संविधान के अंतर्गत अपने आचार व्यवहार के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति? जैसे राज्य में क्या चल रहा है, इसके लिए ये किसको उत्तर देना इनको जरूरी होता है? क्या राज्य के मुख्यमंत्री को? नहीं। प्रधानमंत्री को? बिल्कुल नहीं। ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के भी प्रति नहीं। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने के लिए। उसी तरह राज्यपाल की भी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात करें, तो अगर ये प्रधानमंत्री लोकसभा से बनता है तो कम से कम 25 साल, अगर ये प्रधानमंत्री राज्यसभा से बनता है तो कम से कम 30 साल होना जरूरी है। अब चलिए क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, किसी भी स्टेट का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है? किसी भी राज्य का सीएम होने के लिए कम से कम उम्र सीमा कितनी होनी जरूरी है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र में आता है? देखिए, हमारे यहाँ भले ही मतलब कि इस समय 28 स्टेट हैं, लेकिन यहाँ पे उतने हाई कोर्ट नहीं है। कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जिसके अंतर्गत कई और एक से अधिक राज्य आते हैं। यह है महाराष्ट्र के तहत आता है गोवा। अगला है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी राज्य का प्रशासन भारत का राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में ले सकता है? हालांकि एक चीज यहाँ पे आपको क्लियर कर दें कि इसके लिए कम से कम कैबिनेट का अप्रूवल तो जरूरी ही है। अगर ये ज्यादा दिनों तक इसको लगाए रखना है तो यहाँ पे आपको संसद की भी अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ये है आर्टिकल 356। अगला है कि निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? पृथ्वी गोल है किसके द्वारा कहा गया? अभी तक हमने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपका कितना सही हो रहा है ये काउंट करते रहिए, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो कमेंट करके बताइएगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दिया गया है वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख भी सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले कहा गया था कापरनिकस के द्वारा, इसने कहा था कि पृथ्वी गोल है। अगला है कि मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? मेसोपोटामिया, तो इसका आधुनिक नाम है इराक। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कितने अवधि के लिए होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। यहाँ पे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मामले को उठाया जा सकता है। यहाँ पे 15 जज होते हैं और अनेक देशों से ये चुन कर जाते हैं। तो यहाँ पे इनका जो टाइम पीरियड होता है कितने साल के लिए होता है ये आपको बताना है।
इनका टाइम पीरियड होता है 9 साल के लिए, 9 साल के लिए। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है भागीरथी, भागीरथी के। अगला है कि काराकोरम हाईवे किसको किसको जोड़ता है? काराकोरम हाईवे। तो काराकोरम हाईवे जोड़ता है पाकिस्तान और अक्साई चीन को, पाकिस्तान और अक्साई चीन को। अगला है कि किस नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है? ऐसे शानदार क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे कि शहर से भी पूछा जाता है, देश से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे नदी के किनारे जो सीन नदी है, इसके किनारे बसा है पेरिस। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स के। और आगरा किस नदी के किनारे बसा है? यमुना के। प्रयागराज किस नदी के किनारे बसा है? गंगा के। चलिए कमेंट करके बताइए दिल्ली किस नदी के किनारे है, यह आप हमें कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है कि मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नेपा नगर के बारे में। यह है समाचार छापने की फैक्ट्री नेपा नगर। अगला है कि निम्न में कौन सा देश भारत के झिंगी का आयात सबसे अधिक करता है? झिंगी आयात मतलब अपने यहाँ मंगाता है। जैसे अगर भारत आयात करेगा तो भारत अपने यहाँ मंगाएगा। यह है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला है कि भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया? यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है, जो कि पर्याप्त है। विकल्प देखिए और अपना उत्तर ABCD तुरंत कमेंट करके बताइए। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर। जैसे कि कई जगह कई चीज़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। जैसे कि अगर हम पन्ना की बात करें तो ये हीरा के लिए है, कोलार की बात करें तो ये सोना के लिए है कर्नाटक में। यहाँ पे अंकलेश्वर जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। अगला है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम भी बोला जाता है शार्ट में, इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। अब आपको बताना है कब। तो ये हुआ था सन 1961 में। अगला क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच में अंतर क्या होता है? वीडियो खत्म होने वाली है। जो लोग अभी तक नहीं लाइक किए हैं जरूर लाइक कर दें। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। इसके ढेर सारे पार्ट ऑलरेडी अपलोड है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लें। यहाँ पे पूछा गया है सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो इनके बीच का अंतर होता है स्थित पूंजी का उपभोग, स्थित पूंजी का उपभोग। अगला है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है दिल्ली। दिल्ली के जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक है। अगला है कि निम्न में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण देश के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से। फिलहाल ये है कर्नाटक। अगला है कि भारत का वर्तमान लिंगानुपात कितना है इस समय का? ये चेंज होता रहता है, लेकिन फिलहाल इस समय है 933। और जब अगली जनगणना होगी मतलब 2021 में, तो इसका नया डाटा आपके सामने आएगा। जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे 1872 में शुरू करने की कोशिश की गई। 1881 में पहली बार हुई। तब से हर 10 साल पे ये होता रहता है। पिछली बार 2011 में हुआ था, जिसके अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या है। आगे ये 2021 में होगा अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अगला है कि भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, सर्वोच्च है? तो यह है केरल। केरल। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, केरल की राजधानी कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? 2 कंडीशन होती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है हर पूर्णिमा को नहीं होता है, लेकिन ये होता है केवल और केवल पूर्णिमा को। उसी तरह जो सूर्य ग्रहण होता है ये होता है अमावस्या को। अमावस्या मतलब कि जब पूरी रात काली रहती है, और पूर्णिमा मतलब कि जब पूरी रात काली नहीं रहती है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन रहता है। आपको पता होगा कि जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तभी कोई ग्रहण लगता है। तो अगर पृथ्वी बीच में आती है और एक तरफ सूर्य रहता है और एक तरफ चंद्रमा रहता है, तो उस कंडीशन में होगा चंद्र ग्रहण, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके उलट अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ये बीच में आ जाता है और पृथ्वी साइड में चली जाती है, तब जाके होता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में पाकिस्तान स्थित किस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। भारत सरकार इसके लिए कई सालों से प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फाइनली यूएन के द्वारा, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल 2019 में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है। तो ये है मसूद अजहर। मसूद अजहर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी कृत्रिम चीनी कौन सी है, मतलब कृत्रिम चीनी, ये आपको बताना है। ये होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम। अगला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश के 3 गुणों के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ये मतलब होता है कि अणुओं के माध्यम से जब हर दिशा में प्रकाश का संचरण होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें धरती की, तो धरती यानी कि पृथ्वी के आसपास वायुमंडल होने का सबसे बड़ा एक रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे होता क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल है और धूल के कण है, जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो ये इसे टकरा करके अगले कण पे, और इस तरह ये चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि आपको यहाँ से आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश नीला के जगह पे काला दिखाई देता है। काला दिखने का यही कारण है कि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अगला है कि जब गोलाकार छेद वाले किसी धातु की शीट को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। एक शीट है जिसमें एक छेद है गोलाकार, अगर इसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा। क्या यह छेद फैलेगा, सिकुड़ेगा, या फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुरंत अपना उत्तर 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए। देखिए अगर इस तरह की कोई भी वस्तु होगा, खास करके वो धातु की शीट कहा गया है यहाँ पे, तो अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये जो छेद होगा ये फैलेगा। अगला है कि नेफ्थलीन बाल्स किससे बनी होती है। आपके पास समय है 5 सेकंड का, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। टार होता है, टार से बनी होती है, कोयला टार से। नेफ्थलीन बाल्स होती हैं कोयला टार से बनी हुई। अगला है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जहां पर ये शब्द लग गया मीटर में आदर्श, इसका मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ये होगा कुछ नहीं, यानी कि 0। अगला है कि बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म बीओडी। तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होगा। अगला है कि धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है। धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट खुद देना, तो आप उस ऐप पे जाइए। वहां पे आपको एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, इसके अलावा यूपीपी, इस तरह का ढेर सारे एग्जामों का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पे कहा गया है धातु परमाणु से युक्त विटामिन, ये होता है B12। अगला है कि संपूर्णतः काला निकाय वह है जो क्या करता है या फिर क्या होता है। तो अगर संपूर्णतः कहा गया है काला, तो देखिए काला जो कलर होता है इसका क्या कलर होता, क्या काम होता है, ये क्या करता है। तो अगर आप
ठंडी के दिनों में काला कपड़ा पहनते हैं और सफेद कपड़ा, दो व्यक्ति दो कलर। तो जो काला वाला कपड़ा वाला व्यक्ति है इसे कम ठंडी लगेगी, यानी कि जो ये कपड़ा है ये विकिरणों को अवशोषित कर रहा है। और अगर कहा जा रहा है कि संपूर्ण मतलब कि टोटली, तो यह पूरी तरह से सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करेगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका मुख्यालय किस शहर में है? हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सभी का हेडक्वार्टर बताया है और वहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो कब बना। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो अभी तक आपको वीडियो जरूर मिली होगी, नहीं मिली है तो आप जाके देख सकते हैं। यह है जिनेवा में। परिदृश्य निर्माण और प्रत्युत्तर पर साइबर अभ्यास 29 से 30 अप्रैल 2019 के बीच में किस शहर में हुआ? साइबर अपराध के लिए प्रैक्टिस किया गया नई दिल्ली में। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य कादंबरी की रचना किसने की थी? देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षाओं में, तो आपको बताना होगा कि कादंबरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। अगला है कि वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं? आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बादल तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है? कम दबाव? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो कम दबाव का कोई मतलब ही नहीं है। तापमान कम होना, तो इससे भी तैरने का कोई डिपेंड नहीं है। सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक चीज आपको याद दिला दें कि अगर आपसे परीक्षा में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे 2019 के क्वेश्चन पूछे जाने के अधिक चांस होते हैं। हम लोगों से गलती कहाँ होती है कि अगर हम सितंबर 2020 में पेपर देने जा रहे हैं तो हम मई जून जुलाई को पढ़ के जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा करंट अफेयर को कवर कर लिया है। चूंकि बाद में ये गलत सिद्ध होता है, हमें पिछले एक साल का, कम से कम एक साल का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि जैसे कि 2020 है तो इस तरह पूछा जाएगा कि जनवरी 2019 में CGI कौन थे, मतलब कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक वो व्यक्ति 3 बार चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह आपको कम से कम एक नहीं तो 1.5 साल का कवर करके जाना होगा। यहाँ पे पूछा गया है 2019 के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था सलीम खान को। अगला है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? जैसे क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, तो आपको बताना है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और अगर आप ऐप पर जाते हैं तो वहां पे आप जाके इसे पढ़ पाएंगे। ये होते हैं 7। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंटरनेट का जनक यह है विंड सर्फ। और अगर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो चार्ल्स बैबेज। अगला है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? अग्नाशय के द्वारा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये होता है इंसुलिन। पिछला क्वेश्चन जो था ये कंप्यूटर इंटरनेट से था। तो चलिए हमको एक उत्तर कमेंट करके बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रोम का बताइए। रैम का हम बता देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि इसको हमने कवर कर लिया। दंत चिकित्सक के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि अगर आपके मुंह में दंत चिकित्सक देखना चाहे तो वो आपके मुंह में सबसे पहले एक इस तरह का लेंस होता है, इसको हाथ में पकड़ता है यहाँ से और इसको आपके मुंह में डालता है और उसके सर पर, जो डॉक्टर होता है उसके सर पे एक लाइट लगी होती है, वो लाइट इस पे लगती है। यहाँ से वो आपके जो दांत होते हैं उससे अंदर का भाग देख पाता है, जो कि यहाँ पे इसका फिगर बनता है और आसानी से इसे देख लेता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। बस 2 ही में से आप बताइए, 50-50 हो गया। यह होता है अवतल दर्पण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण।
1935 में इसको बनाया गया हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। लेकिन आपको यहाँ पे बताना था राष्ट्रीयकरण, जो कि हुआ था 1949 में। 1949 में। अगला है कि एक लौ का आंतरिक भाग काले रंग का क्यों होता है? अगर आप एक लौ को ध्यान से देखें, जैसे कोई लौ जल रही है, तो इसमें आपको बीच में कुछ भाग काला दिखता है, कुछ लाल दिखेगा, कुछ थोड़ा नीला दिखेगा, कुछ बीच में हल्का काला दिखता है। इसका कारण क्या है? तो जहां पे पूर्ण दहन होगा वहां पे नीला दिखेगा, जहां पे अपूर्ण दहन होगा वहां पे लाल दिखेगा, और जहां पे कोई दहन नहीं होगा वो आपको काला दिखता है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। अगला है कि किस शहर को भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है? आर्थिक राजधानी नहीं पूछा गया। अगर आर्थिक राजधानी पूछा गया होता तो सही उत्तर होता आपका मुंबई, लेकिन कहा गया है बैंकिंग राजधानी। यह है चेन्नई, चेन्नई को। अगला है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई चीज़ें कई जगह से ली गई है। अगर आप ऐप को डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे आप पूरा पॉलिटी पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, बिना किसी बुक के। तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया है, कई वीडियो में भी हमने आपको बताया है। ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 35 साल। चलिए कमेंट करके बताइए राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? राज्यपाल के लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 21, 25, 30 और 35। उत्तर कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगला है कि रानी विक्टोरिया के स्मरण में हुगली नदी के तट पर कौन सी इमारत बनाई गई है? यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। यह है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, रानी विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग में मंत्री थे? जो अकबर के नवरत्न थे उसमें टोडरमल भी थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा, इस तरह 9 लोग थे। तो जो टोडरमल थे ये किस विभाग के मंत्री थे ये आपको बताना है। अकबर की बात करें तो अकबर के पिता का नाम था क्या? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। ये क्रम है। तो यहाँ पे अकबर शासन किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। मुगल वंश का सबसे बड़ा राजा माना जाता है अकबर को, और टोडरमल इसके वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या फिर विशाल स्नानगृह निम्नलिखित में से किस साल में पाया जाता है? यह है मोहनजोदड़ो में। अगला है कि प्राकृतिक गैस में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही उत्तर है मेथेन। मेथेन को CH4 इसका रासायनिक फार्मूला है, और इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस। अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान, ये थी श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पे संधि भी हुई थी तीसरे युद्ध में। हालांकि टीपू सुल्तान का वो दूसरा युद्ध था, और अगले युद्ध यानी कि चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? तो ये है हरा प्रकाश, हरा प्रकाश। अगला है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? अंतरिम कहने का क्या मतलब है? 1948 से लेकर के 1950 में जो सरकार बनी ये अंतरिम थी, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ 1951-52 में। तो आपको बताना है कि उस समय इसका नेतृत्व किसने किया। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताइए। तो ये है दिल्ली में, दिल्ली में है।
आज भारतीय रेलवे में 18 जोन हो चुके हैं, जो कि पहले केवल 17 था। जो लास्ट में जोन जोड़ा गया है ये है साउथ कोस्ट, और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अगला है कि किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलाबी नगरी, पेठा नगरी। तो गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को, और पेठा नगरी कहते हैं आगरा को। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है। CO2 की बात की गई है। अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है, बस आप इसी में से बता दीजिए। आपके लिए 50-50 हो गया। ये दोनों बिल्कुल गलत है। ये होती है अम्लीय। अगला है कि इन बीमारियों में कौन सी बीमारी जीका वायरस के कारण होती है। जीका वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो जीका वायरस के कारण जो बीमारी होती है इसका नाम है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे जाके आप टेस्ट दे पाएंगे, जो कि आपके लिए, आपको परीक्षा के लिए प्रिपेयर करेगा। और आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं उसका। अगर किसी भी एग्ज़ाम का टेस्ट आपको वहाँ पे नहीं मिलता है तो वहाँ पे फीडबैक में जा कर के आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सोने के भंडार में कौन सा रेगिस्तान समृद्ध है। समृद्ध कहने का मतलब कि धनी है, ज़्यादा पाया जाता है, तो ये है अटकामा। अगला है कि इप्सम साल्ट, यानी कि इप्सम साल्ट मतलब कि सेंधा नमक, इसका उपयोग किया जाता है क्यों, किस लिए। तो सूखी त्वचा के लिए बिल्कुल सही, लेकिन दर्द के लिए भी तो करते हैं और छोटे घाव के लिए भी करते हैं, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है। आर्गन की परमाणु संख्या, आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। चलिए कमेंट करके बताइए एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कमेंट करके बताइए। अगला है कि दूसरा मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट किस स्थान पर आयोजित किया गया था। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अगला है किस पदार्थ के बनने के कारण चांदी की सतह खुले संपर्क में काली हो जाती है। मतलब अगर चांदी की कोई सतह है, अगर आप उसे खुले वायुमंडल में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद ये काला पड़ने लगता है। तो काला पड़ने का कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है। क्या होता है जिससे कि वो काला पड़ जाता है। ये होता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अगला है कि अशुद्धता की उपस्थिति में बर्फ का गलनांक पे क्या असर पड़ेगा। तो ये घटता है। अगला है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मतलब साइज में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, पहले नंबर का कौन है ये आप बताइए। बृहस्पति। अगला है कि 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 से पहले कंपनी रूल करती थी। 1857 में जब क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटेन की संसद रूल करने लगी, कंपनी यहाँ से आउट हो गई। इसलिए 1857 भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है। अगला है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस स्टेट का। यह है असम, कैपिटल दिसपुर। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर को तो हुआ था, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन ईयर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था 1869 में, 1869 में। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। रमन इफेक्ट के जनक डॉक्टर CV रमन के नाम पे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, बताइए कमेंट करके। यह है 23 दिसंबर।
अगला है कि सेज, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो केवल 4 MB का है और आप उसे आसानी से अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता, तो भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। हालांकि उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, जो कि जिसकी संख्या थी 3, और इसमें सेकेंड वाले से पहले ये समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी लंदन गए। हालांकि समझौता पूरा नहीं हो पाया और गांधी जी फिर से भारत लौट आए। अगला है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है। कायदे आजम किसका उपनाम है। तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो वहाँ पे ये आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।